हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के सीरीज ऑफ लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट। इससे पिछले लेक्चर में हमने प्योर आर सर्किट और प्योर सी सर्किट किया था और आज हम प्योर इंडक्टिव सर्किट करेंगे और इसके बाद हम कॉम्बिनेशन इनका देखेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की पूरी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की सीरीज आपको मिलेगी और साथ ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के और फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के भी आपको यहाँ पे इस चैनल पे लेक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले इसकी सर्किट देखते हैं स्टूडेंट। तो इसकी सर्किट कैसे होगी? तो सर्किट होगा तो इंडक्टर इस तरह कनेक्ट कर दीजिए आप। ये इंडक्टर है, इसको आप कनेक्ट कर दीजिए एक एसी सोर्स से। ये आपका एसी सोर्स है, इससे आप कनेक्ट कर दीजिए। इस एसी सोर्स का जो इक्वेशन है वो है E=E0 sin ओमेगा टी। हमने ये ले रखा है कि भाई इस इंडक्टर के क्रॉस जो एसी सोर्स अप्लाई किया गया है वो E0 sin ओमेगा टी होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ये जैसे इंडक्टर के क्रॉस ये वोल्टेज अप्लाई होगा, इंडक्टर के तरफ भी एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, इसको बोलते हैं ई इंड्यूस। तो ई इंड्यूस किसके बराबर होता है? ई इंड्यूस जो है स्टूडेंट, ई इंड्यूस बराबर होता है LdI/dt के। आप ये भी जानते हैं जैसे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना होता है? Q/C। रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना होता है? I/R। वैसे ही इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना होता है? L/dI/dt। dI/dt क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट। तो जो इंडक्टर के टर्मिनल, इंडक्टर एक वोल्टेज इंड्यूस करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है और उस ईएमएफ की वैल्यू LdI/dt है। ठीक है ना, तो ऐसे समझ सकते हो जैसे रजिस्टर का अपना फॉर्मूला है V=IR, कैपेसिटर का अपना फॉर्मूला है V=Q/C, वैसे इंडक्टर का अपना फॉर्मूला है LdI/dt। तो इस करंट सिचुएशन में ये जो ई इंड्यूस और ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ये दोनों बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द सर्किट। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर होंगे स्टूडेंट तो इसको किसके बराबर कर दूँ? इसको मैं बराबर कर दूँ ई के, यानी E0 sin ओमेगा टी के। मेरा एम क्या है यहाँ पे? मैं क्या करना चाहता हूँ इस प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट में? मैं क्या निकालना चाहता हूँ? मेरा एम है इसमें करंट निकालना। ये जो करंट है इसका फंक्शन निकालना, मेरा एम ये है। तो मैं इसके लिए मैंने क्या किया कि LdI/dt को E0 sin ओमेगा टी के बराबर कर दिया। आपको L गिवन होगा, ये ओमेगा गिवन होगा, E0 गिवन होगा, उसके बाद आपको ये सॉल्व करना है, मतलब I का फंक्शन टी के टर्म में निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हमने क्या किया भाई कि अगर ये हमें मिल गया तो इस इक्वेशन का यूज करते हैं और LdI/dt = E0 sin ओमेगा टी। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट? आपको पता है कि अगर मुझे dI/dt का फंक्शन दे रखा है और मुझे I चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करें? dt को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो dt को जब आप उधर मल्टीप्लाई करेंगे और L को भी नीचे लेके चले जाइए तो इधर बचेगा di और इधर हो जाएगा स्टूडेंट E0/L और यहाँ हो जाएगा sin ओमेगा टी dt। इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। अब देखिए स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन दो होता है, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। ठीक है, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर आपको लिमिट पता है तो लिमिट डाल दीजिए, लेकिन यहाँ तो मुझे लिमिट नहीं पता क्योंकि किसी भी टाइम t पे मुझे करंट का फंक्शन नहीं पता है, करंट कितना होगा ये पता नहीं है, तो मैं इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ही करता हूँ। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर इसका किया जाएगा स्टूडेंट तो डी का इंटीग्रेशन तो I होगा = साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट -cos ओमेगा टी बाई ओमेगा। क्योंकि स्टूडेंट अगर मान लीजिए sin 2θ है, sin 2θ है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? -cos 2θ/2 ये होता है। ठीक है ना, तो उसी तरह से सेम फंडे से चलेंगे स्टूडेंट। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? E0 -cos ओमेगा टी बाई ओमेगा, क्योंकि ओमेगा यहाँ टी के साथ लगा हुआ एक कॉन्स्टेंट और यहाँ टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है और ये वाला इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में किया जा रहा था। तो टी के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर कितना का E0/ओमेगा L विद अ माइनस साइन इंटू कॉस ओमेगा टी, और साथ में अगर आपने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किया है तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी आएगा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपने अगर किया है स्टूडेंट तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे करंट का फंक्शन है, लेकिन इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हमको हटाना है, सी को हटाना है। तो सी को कैसे हटाया जाए? तो एक बात हमको पता है स्टूडेंट कि अगर ये एसी है तो एक साइकिल में, एसी के एक साइकिल में, जैसे अगर जब एसी पॉजिटिव साइकिल में होगी तो उसमें करंट आगे की तरफ फ्लो करे होंगे, चार्जेस आगे की तरफ फ्लो करेंगे। जब एसी नेगेटिव में होगी तो चार्जेस पीछे की तरफ फ्लो करे होंगे। तो एक साइकिल में
जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज है वो कितना होना चाहिए, 0। तो अगर बेटा अगर मान लो मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इसको इंटीग्रेट करके, क्योंकि आई को मैं dq/dt लिख सकता हूँ, चार्ज निकालता हूँ, तो कभी भी 0 नहीं आ सकता अगर ये c 0 ना हो, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी तो 0 हो जा रही है, ये वाली क्वांटिटी पीरियोडिक है और एक टाइम पीरियड, इसके पीरियड में अगर इसका इंटीग्रेशन करूँगा पीरियोडिक फंक्शन का, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन एक पीरियड, जैसे मान लो 10 सेकंड का पीरियड है, तो वो 0 नहीं आएगा, वो बल्कि 10c आ जाएगा। और लेकिन हमको ये पता है, ये बात हमको पता है कि एक टाइम पीरियड में जो चार्ज का फ्लो होता है वो 0 होता है, यानी जितना करंट आगे जाएगा उतना करंट पीछे आ जाएगा। तो ऐसा तभी पॉसिबल है कि एक टाइम पीरियड में चार्ज 0 हो जब ये c का वैल्यू 0 हो। तो इसका मतलब I इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट, I इज इक्वल्स टू लिखा जाएगा -E0 ओमेगा L साइन ओमेगा, सॉरी कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। इसका रीजन क्या, बिकॉज c इज इक्वल्स टू 0, है ना, क्योंकि स्टूडेंट नेट क्यू नेट, अगर मैं बात करूं क्यू नेट का, है ना, समेशन ऑफ क्यू नेट इन ए पीरियड मस्ट बी 0, पीरियड मस्ट बी 0। इसके कारण स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये वाली चीज़ आपकी क्या आ जाएगी, 0, ठीक है ना। तो इसके लिए सी आपका 0 हो गया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, मुझे अगर कंपैरिजन करना था, जैसे हमने आपको बताया था कि जब रेजिस्टेंस की सर्किट बनाई थी तो मैंने आपको बताया था इस सर्किट को बेस बनाइएगा, और इससे आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह करने में भी आसानी होगी और चीज़ों को समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस की सर्किट सबसे सिंपल सर्किट होती है। तो वहाँ जब उसके रेजिस्टेंस के ऊपर जब इसी तरह का वोल्टेज लगाया गया था तो उसके करंट का फंक्शन कैसा था स्टूडेंट, इसके करंट का फंक्शन रेजिस्टेंस वाले का आया था E = E0/R साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ आया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मुझे कंपैरिजन करना है करंट का, कि जैसे मुझे किस चीज़ का कंपैरिजन करना है, फेज का, भाई करंट और वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस है। फेज मतलब मैं फिर बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये साइन या कोसाइन के बाद लगा हुआ जो एंगल है इसी को फेज कहते हैं। फेज वैसे होता क्या है, फेज इज द अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें अगर कंपैरिजन करना है तो इस कॉस ओमेगा टी को भी किस में रखना होगा, किसके टर्म में रखना होगा, आपको रखना होगा साइन ओमेगा टी के टर्म में, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। जब दोनों जगह साइन होगा तब ये फेज की तुलना हो सकती है, क्योंकि जब सेम फंक्शन रहेगा स्टूडेंट तभी आप तुलना कर पाओगे। अगर यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन हो जाए, फिर उसके बाद देखेगा कि भाई इसका फेज आगे है या पीछे है, ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे। तो स्टूडेंट आप ऊपर से नोट कर लीजिए, मैं ऊपर से इसको डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इस कॉस ओमेगा टी को इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं आई को लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ E0 - E0/ओमेगा L, और कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/2 प्लस थीटा, मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट साइन π/2 प्लस थीटा या साइन π/2 माइनस थीटा, दोनों चॉइस है मेरे पास, दोनों चॉइस है मेरे पास कि अगर मैं साइन π/2 प्लस थीटा भी लिख सकता हूँ कॉस को, और साइन π/2 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ कॉस को। तो मैंने ऐसा जानबूझ के मैं आपकी बार लिखने वाला हूँ साइन π/2 माइनस थीटा, यानी थीटा की वैल्यू आपकी बार क्या है, ओमेगा टी, साइन π/t माइनस ओमेगा टी। मैंने ऐसा क्यों किया π/2 माइनस ओमेगा टी, मैंने ऐसा इसलिए किया स्टूडेंट क्योंकि अगर ये माइनस साइन वाला अंदर चला जाएगा, क्योंकि एक बात आप जानते हो स्टूडेंट कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो अगर ये वाला साइन अंदर जाएगा तो ये ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा, और अगर यहाँ ओमेगा टी है तो मैं चाहता हूँ कि ओमेगा टी हर हाल में पॉजिटिव रहे। अब अगर मान लीजिए स्टूडेंट मैंने इसको कन्वर्ट किया होता π/2 प्लस ओमेगा टी, और इस माइनस को मैं अंदर ले जाता, जैसे मैं इस माइनस को अंदर लेके जा सकता हूँ, अंदर ले जाता तो ओमेगा टी का कोफिशिएंट माइनस हो जाता, तो आपको जज करने में, फेज को जज करने में डिफिकल्टी हो सकती थी। इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे π/2 माइनस ओमेगा टी का फंक्शन चूज किया। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा E0/ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस π/2, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब इसको मैंने बताया था जैसे रेजिस्टेंस वाली सर्किट में मैंने बताया था E बराबर कितना आता था, I बराबर आता था E0/R साइन ओमेगा टी। तो देखिए स्टूडेंट उसमें यहाँ क्या आया था, रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या आया था, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस करता क्या है रेजिस्टेंस करंट को, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के पाथ में ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। तो यहाँ पे जो ओमेगा एल है ये भी एक तरीके का ऑब्स्टेकल है इन द पाथ ऑफ करंट। कंपैरिजन करके देखिए, मैंने इसीलिए बोला था वो करंट वाली सर्किट को याद रखने के लिए, रेजिस्टेंस वाली सर्किट को। ये देखिए ओमेगा एल क्या है, तो ओमेगा एल का नाम होता है स्टूडेंट
ओमेगा एल का नाम होता है एक्सेल, इसको कहते हैं एक्सेल, ठीक है। और इसको कहते हैं एक्सेल, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है ओमेगा एल, है ना। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो जो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है वहीं इसकी भी डेफिनेशन है। वो रेजिस्टेंस जो है रजिस्टर द्वारा रेजिस्टेंस ऑफर्ड था, ये किसके द्वारा ऑफर्ड है, इंडक्टर द्वारा, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट वही यूनिट है जो रेजिस्टेंस की है। तो इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है स्टूडेंट ओम, इसकी यूनिट है ओम, ठीक है, जो रेजिस्टेंस की यूनिट है। अब एक बात देखिए यहाँ पे, ये हमने देख लिया। अच्छा, अब फेज की बात करते हैं बेटा। तो इसमें इसीलिए देखिए यहाँ पे अगर आपने वोल्टेज लगाया था साइन ओमेगा टी, तो यह फेज था ओमेगा टी वोल्टेज में। करंट में फेज कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ एक स्टेटमेंट देते हैं कि करंट लैग बाई द वोल्टेज बाई पाई बाई 2। पाई बाई 2 मतलब जो करंट का फेज है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे होता है। पाई बाई 2 पीछे होने का मतलब क्या है कि भाई जहाँ पे करंट वोल्टेज मैक्सिमम होगा वहाँ करंट मिनिमम होगा, है ना। आप देखिए ग्राफ बनाएंगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। स्टूडेंट पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ग्राफ बनाने पे आपको देखने को मिलेगा। एक बात और स्टूडेंट कि ग्राफ बनाते समय, इस वाले फंक्शन का ग्राफ बनाते समय हम ध्यान रखेंगे कि भाई ग्राफ जब हमें बनाना होगा करंट का, तो मैं ध्यान रखूँगा कि मुझे किसका ग्राफ बनाना है, मुझे ग्राफ बनाना है माइनस कॉस ओमेगा टी का, क्योंकि देखिए यहाँ पे अल्टीमेटली फंक्शन तो माइनस कॉस ओमेगा टी का ही बना था। तो मैं अपने दिमाग में मेमोराइज करने के लिए बता रहा हूँ आपको याद रखिएगा कॉस थीटा का ग्राफ आपको याद है, जो कॉस थीटा का ग्राफ है उसके आगे माइनस लगा दीजिएगा, तो यानी नीचे से शुरू करके ग्राफ बनाएंगे कॉस का। तो ये आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप जो फंक्शन बने उसी को याद रखिएगा। तो यहाँ मैं चलिए आपको ग्राफ ड्रॉ करके और फेजर ड्रॉ करके दिखाता हूँ स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसका फेजर देखते हैं। तो फेजर देखते हैं भाई, तो इसका जो वोल्टेज है वो ओमेगा टी इसका फेज है। तो वोल्टेज का जो ई नॉट मैग्नीट्यूड है ओमेगा टी पे बनेगा। अच्छा, जो करंट है वो कहाँ है, जो करंट है वो कहाँ है, करंट जो है इस ओमेगा टी से पाई बाई 2 पीछे है। तो करंट का जो फेजर बनेगा, करंट का जो फेजर बनेगा, करंट का फेजर जो आई नॉट का फेजर बनेगा, और आई नॉट किसके बराबर है, आई नॉट बराबर है ई नॉट बाई एक्सएल के, ई नॉट बाई एक्सएल के, क्योंकि अभी फंक्शन लिखा था ना करंट का स्टूडेंट, करंट का फंक्शन लिखा था ई नॉट बाई एक्सएल, एक्सएल यानी ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। एक बात यहाँ और भी याद रखिएगा इसमें कि एक्सेल को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सेल को मैं लिख सकता हूँ ई नॉट बाई आई नॉट, और इसी को अगर रूट टू डिवाइड कर दीजिए तो ऊपर हो जाएगा ई आर एम एस, क्योंकि जानते हैं स्टूडेंट ई नॉट बाई रूट टू, ई नॉट बाई रूट 2 क्या होता है, ई आर एम एस होता है, और आई नॉट बाई रूट 2 क्या होता है, आई आर एम एस। तो ये वाली बात भी याद रखनी है, कई बार न्यूमेरिकल में आपको ई आर एम एस और आई आर एम एस दे देगा और आपसे इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछ सकता है, तो ये वाली बात भी ध्यान रखिएगा साथ साथ। तो मैं ये बता रहा था कि इसी को जो यहाँ पे होता है इसी को हम क्या कहते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट इसको आई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और उसका फेजर कैसे बनेगा, तो देखिए स्टूडेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब आप एंगल चलते हैं क्वाड्रेंट में तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप प्लस लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम माइनस लेते हैं, तो ये इसीलिए यहाँ पे नीचे बनाया है। तो इसके करंट का फेजर जो होगा वो वोल्टेज के फेजर से नीचे होगा पाई बाई 2। जैसे कैपेसिटर में याद करिए आई नॉट की वैल्यू ऊपर बनाई थी और वो कितनी थी, ई नॉट बाई एक्स सी, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो इसके ग्राफ बनाते समय मैंने आपको बोला था कि एक माइनस कॉस ओमेगा टी का फंक्शन याद रखेगा। तो सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ इसके वोल्टेज का, तो इसके वोल्टेज का ग्राफ बने। तो इसके वोल्टेज का जब आप ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट तो साइन का ग्राफ बनेगा, कुछ साइन का, ठीक है ना, ये इधर और इधर आप टाइम रख लीजिए, साइन का ग्राफ बनेगा। अच्छा, इसके करंट का ग्राफ बनाइए, तो करंट का ग्राफ किसका बनेगा, माइनस कॉस थीटा का ग्राफ। तो याद रखिए आप एग्जाम्पल मैथ में कॉस थीटा का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे, तो माइनस कॉस थीटा का ग्राफ कैसे होगा, ऐसे शुरू होगा और ऐसे जाएगा। तो यानी मैं तैयार हूँ, माइनस कॉस थीटा का ग्राफ इधर से स्टार्ट होगा, और इधर से स्टार्ट होने के बाद जब ये मैक्सिमम होगा तब ये मिनिमम होगा, और जब ये मिनिमम होगा, जो वोल्टेज मिनिमम, ये क्या है, ये जो येलो लाइन है, येलो लाइन का ग्राफ का फंक्शन क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी ये ईएमएफ का ग्राफ है, ये ईएमएफ का ग्राफ है। ये करंट वाला ग्राफ किसका है, इसका हालांकि थोड़ा सा नीचे इसका पीक रहेगा। जो करंट वाला ग्राफ है वो ऐसा होगा कुछ, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे सो ऑन सो ऐसे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ है ये किसका है, ये है आई का ग्राफ, है ना। आई का ग्राफ मतलब ई नॉट बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का ग्राफ, माइनस पाई बाई 2 का ग्राफ। तो यहाँ फेजर क्या मतलब है, देखिए स्टूडेंट,
फेज का क्या मतलब कि जब वोल्टेज मैक्सिमम था तब करंट जीरो था, जब वोल्टेज मैक्सिमम था तो करंट जीरो था, ठीक है ना। अब मतलब ऐसे देख सकते हैं कि जब ये वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट जीरो, जब वोल्टेज जीरो तो करंट मैक्सिमम। तो इस तरह से ये फेज का मतलब समझ सकते हैं कि आउट ऑफ फेज, या इसी को बोलते हैं कि 90 डिग्री से लैग होने का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो हमें लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें स्टूडेंट। इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम अब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअली हम सर्किट को देख चुके हैं और वहाँ पर केवल और केवल हम फेजर का यूज करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में कुछ केसेस में हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर सिंगल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी फर्स्ट ऑर्डर की, तब तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डबल ऑर्डर अगर सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी तो सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आगे से हम अपना अप्रोच फेजर का रखेंगे। तो ये फेजर आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा फेजर एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।